हेलो जिद्दी विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी लोग। 24 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 2026 का। तो उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 3 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल। और अगर उसको सही से प्रिपेयर किया जाए तो वो थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट रहता है, यानी कि नंबर उसमें स्कोर किया जा सकता है, गिवन कि आप थोड़ा सा उसमें लर्निंग अपनी बना के रखें। तो अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज में थी, फॉर एग्जांपल मार्च में जो करंटली मतलब अभी जस्ट गुजरा है, मार्च फरवरी जनवरी, तो वो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर पार्ट 1 में उसको कवर किया जाए सही से, ठीक है, जो भी न्यूज में थी, क्योंकि उसमें से पोटेंशियल एक अच्छा रहता है क्वेश्चंस के फ्रेम होने का। तो पहला अगर मैं टॉपिक या स्कीम की बात करूं तो यहाँ पर ई चरक मोबाइल एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है ई चैनल फॉर हर्ब्स एरोमेटिक रॉ मटेरियल एंड नॉलेज, ठीक है। पहली चीज क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, की लॉन्च किसने किया है, तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है। और इसने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, बाइसैग एन के साथ में, ठीक है। इट इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसका एम मेनली क्या होता है, तो मेनली जो एम है इसका, मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर को प्रमोट करना है, उसकी मार्केटिंग करनी, क्योंकि इंडिया में मेडिसिनल प्लांट्स सेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा यूज किया जा सकता है, उसका पोटेंशियल बहुत हाई है, गिवन कि हमारे पास हिल स्टेशन है, हमारे पास डेजर्ट रीजन है, ठीक है। तो उनमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है प्लांट्स में, उसको यूज कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, पहली चीज नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, ठीक है, क्या है, 2000 के ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगेन बाइसैग हमारा जो है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, ठीक है, बाइसैग ये क्या है, ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ये दूसरा की इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको मिनिस्ट्रीज सबकी पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं इस तरीके के, ठीक है। तो इसको पहली चीज तो सोसाइटी रजिस्टर्ड था किसमें, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, लोकेशन इसका गांधीनगर है, ठीक है। मेनली 3 की डोमेन एरियाज में ये काम करती है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फील्ड में, ठीक है। अभी डेजर्ट एरिया यानी कि राजस्थान गुजरात में जो इंडिया के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि रीजन क्या है कि भाई डेजर्ट में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, पहली चीज एक गुग्गुल है, आपका एलोवेरा है, कैर, खेजरी, बेर, तुम्बा और हर्मल, ठीक है। तो ये सारे के सारे पहली चीज तो कोल्ड डेजर्ट नहीं, हॉट डेजर्ट के मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ये नाम याद रखिए, क्योंकि ये सवाल यूपीएससी मतलब इसमें से जनरली पूछता है, ठीक है। इनके बारे में पूछेगा, डायरेक्टली हो सकता है ई चरक मोबाइल एप्लीकेशन ना पूछे, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है, ठीक है, यानी उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन जिस चीज पे वो काम कर रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स की फील्ड में काम कर रहा है, तो मेडिसिनल प्लांट्स इंडिया के कौन से हैं उसकी बात कर सकता है, और साथ में वो क्या काम करते हैं उस पर चर्चा हो सकती है। तो गूगल जो है जनरली आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, इस पे काम करता है। एलोवेरा का काम क्या है, मेनली स्किन केयर, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर्स पे काम करता है। माउथ वॉश में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। कैर जो होता है वो एंटी डायबिटिक होता है, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसमें से मेजॉरिटी होती हैं, ठीक है। खेजरी जो है इसको वंडर ट्री बोलते हैं, वंडर ट्री ऑफ द डेजर्ट। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि ये वंडर ट्री ऑफ द डेजर्ट है यहाँ पर खेजरी का पेड़, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट जो है। इट इज यूज फॉर वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग स्किन डिसऑर्डर। अगेन बेर जो है एंटी इन्फेक्टिव होता है, तुम्बा जो है ये डायबिटीज के मैनेजमेंट में काम करता है यहाँ पर, ठीक है। और हर्मल जो है इट इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए काम करते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज में भी मदद करते हैं। सेकेंडली इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ा गोखरू जो है, बड़ा गोखरू जो है इसका मेनली काम क्या है, किडनी से जुड़े हुए इश्यूज को एड्रेस करना, ठीक है। तो ये हॉट डेजर्ट के मेडिसिनल प्लांट्स, सब कोल्ड डेजर्ट के हम देखते हैं जो कि लद्दाख में पाए जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो पहला क्या है, माया एप्पल, ठीक है, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं माया एप्पल में। फिर सी बकथॉर्न इज देयर, सी बकथॉर्न प्लांट की खासियत क्या होती है कि ये हाई विटामिन कंटेंट होता है इसके अंदर और इम्यून सिस्टम आपका बिल्डअप करता है। फिर ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल की अगर मैं बात करता हूं तो ये हाई ऑल्टीट्यूड में अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वहां पे जो लोग होते हैं, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। दूसरी स्कीम की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ पर भव्य स्कीम, भव्य का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, भारत औद्योगिक विकास योजना। तो अगर विद रेफरेंस टू भव्य स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर 3 स्टेटमेंट अगर आ जाते हैं तो यू शुड बी नोइंग कि इसका आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम इसकी लर्निंग यहां पर करते हैं।
पहली चीज क्या है, ये मार्च 2026 में ही इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा, और एक पार्क का जो एरिया होगा, एक इंडस्ट्रियल पार्क का जो एरिया होगा वो 100 एकड़ से 1000 एकड़ तक होगा। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है, तो ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। इसका फाइनेंशियल आउटले जनरली नहीं पूछेंगे ये लोग, 33,000 करोड़ के करीब दिया गया, जिसमें से 1 करोड़ पर एकड़ पर खर्च होगा। ठीक है, बेनिफिशियरीज इसमें कौन होंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइमरी बेनिफिशियरीज तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, तो उनको फायदा मिलेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स में स्थापित होने का। ठीक है, सेकेंडरी बेनिफिट्स में तो वर्कर्स हैं, यानी कि जॉब, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, तो उससे जुड़ी हुई जितने भी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा मिलता है। थर्ड कंटेंट पे चलते हैं अपने, प्रधानमंत्री राहत स्कीम। प्रधानमंत्री राहत स्कीम क्या करने वाली है, ये जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको कैशलेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये फरवरी 13, 2026 को लॉन्च किया गया है। इसमें इसको नोटिफाई किस चीज के तहत किया गया है, सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत प्रधानमंत्री राहत स्कीम को लॉन्च किया गया है, और इसमें 1.5 लाख तक का फायदा दिया जाएगा रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को। ठीक है, किसने इनिशिएटिव किसका है ये प्रधानमंत्री राहत स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है इसका, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर रही है। तो आप देखिए अलग अलग डोमेन के जो बॉडीज हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, एग्जीक्यूशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और इसको 3 टियर मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंटरमिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी एट नेशनल लेवल। ड्यूरेशन क्या होता है जनरली, तो 7 दिन के अंदर, आज एक्सीडेंट हुआ है तो आज इससे 7 दिन के अंदर मुझे ये क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली तुरंत होगा, अगर तुरंत होगा तो उसी में फिर आप क्लेम कर सकते हैं विद इन ए वीक। डिजिटल इंटीग्रेशन किया जा रहा है इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट को ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाएगा, नॉट मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। और इसमें जो पेमेंट दी जाएंगी, यानी कि जो सहायता गवर्नमेंट करेगी, तो वो कहां से देगी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के थ्रू। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के थ्रू इसमें मदद की जाएगी। तीसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रिलीफ स्कीम। अब ये रिलीफ स्कीम किस लिए लॉन्च किया गया है, अभी वेस्ट एशिया में क्राइसिस आ रखी है, तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए जो है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, एक्सपोर्टर्स के लिए है मेनली। ठीक है, बेसिक याद रखिएगा, रिलीफ किसके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया हुआ है, और ये किसके तहत आता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे जो शिपमेंट जा रहे हैं कौन सी कंट्रीज में, यूएई में, सऊदी अरेबिया, कतर, यमन, इजराइल, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सबके लिए इसको लॉन्च किया गया रिलीफ स्कीम। यानी कि अगर इंडिया के अंदर से कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट कर रहा है, पार्शियल कंटेनर हो या फुल कंटेनर हो, इन कंट्रीज में, तो और उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो रखा है, तो उसमें इस तरीके से गवर्नमेंट मदद कर रही है। 497 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, और इसमें मेनली क्या किया जाएगा कि लॉजिस्टिकली उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो खर्चा हो रहा है, जिस वजह से आपको इंश्योरेंस हो सकता है क्लेम करने में मदद हो चाहिए हो, तो वहां पे इंश्योरेंस क्लेम करने में मदद की जाएगी। और इस तरीके से मतलब बहुत एरियाज में जहां जहां फंसोगे तो गवर्नमेंट रिलीफ स्कीम के थ्रू आपको असिस्ट करेगी। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इस स्कीम को, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शाइन एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। अब ये पूछ सकते हैं सीधे सीधे, भाई शाइन एप्लीकेशन का टर्म दे दिया कि भैया ये किसने लॉन्च किया है, तो इंडियन रेलवेज ने इसको लॉन्च किया है। शाइन का फुल फॉर्म यहां पर क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वर्क प्लेस में इंडियन रेलवेज के अंदर कहीं भी विमेन एम्प्लॉइज का सेक्सुअल हैरेसमेंट या हैरेस किया जाता है, तो दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट थ्रू, लॉन्च देयर कंप्लेंट थ्रू शाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये 8 मार्च को लॉन्च किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल विमेन्स डे के दिन। अब इसमें जो है ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, आप लोग फेमिलियर होंगे कि जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में बोला गया था विशाखा गाइडलाइंस के तहत, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी तो होती ही है, लेकिन इंडियन रेलवेज में उसके साथ में ये एप्लीकेशन का एक प्रोविजन दे दिया जिससे चीजें थोड़ा स्मूथली फॉरवर्ड हो सकें। ठीक है, पेमेंट्स विजन 2028 ये हाल ही में अभी जो है आरबीआई ने लॉन्च किया, इसको रिलीज किया है। ठीक है, पेमेंट्स विजन किस लिए लॉन्च किया हुआ है, प्राइमरली डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। अब पेमेंट्स विजन का जो थीम है वो
देख लीजिए, शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर, ड्यूरेशन क्या होगा, अगले 3 साल के लिए लॉन्च किया गया है टिल दिसंबर 2028। फीचर्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे हैं इसके। एक स्विच ऑन एंड ऑफ फैसिलिटी है, एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग कार्ड बेस्ड फैसिलिटी टू ऑल डिजिटल पेमेंट मोड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मेनली मतलब है कि जिस तरीके से अगर हमारा एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड खो जाता है, उसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही डिजिटल फ्रॉड ना हो। तो उसको मतलब फॉर एग्जांपल हमारी डिटेल्स किसी और के पास, हमारा वॉलेट एयरटेल वॉलेट होता है, अमेजॉन वॉलेट होता है, तो वो अगर किसी और के पास चला गया है तो उसको कंट्रोल किया जा सकेगा इसके तहत। उसको हम तुरंत ही बोल सकते हैं कि भाई हमारा फोन चोरी हो गया है, उसके अंदर जितने वॉलेट्स थे उस सबको ब्लॉक करना है, तो स्विचिंग ऑन एंड ऑफ फैसिलिटी मिलेगी। पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस, इसमें क्या है कि अगर हम किसी बैंक ही बदल रहा है, ठीक है, यानी कि हम अपना बैंक, मेरा कोई था, अब हम दूसरे बैंक में जा रहे हैं, तो हमारी जो डिटेल्स है यानी बैकग्राउंड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे हम उस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और वहां से स्मूथली चलने लगेगा। या फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं उनका मर्जर हो जाता है, तो जो पुराने बैंक के हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो नए में शिफ्ट हो जाएंगे। तीसरा क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट कंट्रोल होगा इसके अंदर, ठीक है, तो पेमेंट फ्लोज जो है वो सब एक दूसरे से जुड़े होंगे जिससे आप ट्रैक अच्छे से कर सकते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। अभी तक क्या होता था कि मेरे खाते से, अभी आप डिजिटल स्कैम देख रहे हैं, मेरे खाते से पैसा चला गया, तो जिस खाते से गया, यानी मेरा एसबीआई का अकाउंट था अगर, तो एसबीआई से पैसा निकला है तो जिम्मेदारी एसबीआई की होती थी। अब ये पेमेंट्स विजन जो आरबीआई लेकर आया है, इसके तहत जिस खाते में पैसा जाएगा उस बैंक की भी जिम्मेदारी हो जाएगी, ठीक है, जिस बैंक में पैसा जाएगा। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जो है, इसमें बेनिफिशियरी बैंक और इशुअर बैंक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली रहने वाली है, ठीक है। यानी कि अब जिस बैंक में आप पैसे लोगे, अब गारंटी नहीं है कि वो फ्रीज नहीं होगा, वहां से रिटर्न भी किया जाएगा तुरंत, ताकि स्मूथली डिजिटल फ्रॉड को काउंटर किया जा सके। फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक्स को प्रोवाइड किया गया, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंसी दी जा रही, पेमेंट्स विजन 2028 जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया। ये आरबीआई याद रखिएगा क्योंकि इस पे सवाल कई बार पूछ सकते हैं। डब्ल्यूएचओ को 90-70-90 टारगेट, ये पहले से आ रखा है लेकिन अभी हाल ही में फिर से न्यूज में था, क्योंकि इंडिया के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, वो वर्चुअली जो है प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे व्हेन इट वाज प्रेजेंट इन डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर्स, ठीक है, तो वो न्यूज में आया था और उसमें उन्होंने इंडिया का कमिटमेंट दिया कि इंडिया सर्वाइकल कैंसर को जो है पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयासरत है। अब डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या है, 90-70-90 टारगेट, इसमें सर्वाइकल कैंसर को 2030 तक खत्म करना है, ठीक है, 2030 का टारगेट है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। 3 की टारगेट्स हैं इसमें, ठीक है, 90% वैक्सीनेशन किया जाएगा, 70% स्क्रीनिंग होगी, 90% लोगों का ट्रीटमेंट होगा। यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टारगेट्स का मैचिंग जो है वो स्टेटमेंट वो दे सकते हैं विद रेफरेंस टू डब्ल्यूएचओ's 90-70-90 टारगेट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 90 में वो वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं, 90 में स्क्रीनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 90% वैक्सीनेशन है, किनका 15 साल की उम्र तक की जितनी भी बच्चियां हैं उसमें से कम 90% यानी 10% छूट जाए तो वो अलग है क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन करने में दिक्कत होता है। लेकिन 15 की एज तक एटलीस्ट 90% वुमेन्स का वैक्सीनेशन हो जाए। 70% जो अगर 35 से 45 साल की उम्र है जिनकी, ठीक है, जिन महिलाओं की, तो वो जो है उसमें से कम 70% का जो है वो स्क्रीनिंग हो रखा हो, ठीक है, कि जिससे उनका पोटेंशियली अगर आगे चल के डेवलप होने वाला हो तो उसको उसके लिए मेजर्स लिए जा सके और काउंटर किया जा सके। 90% ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो जितने भी विमेन हैं उनका 90% को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो दिस इज योर डब्ल्यूएचओ's 90-70-90 टारगेट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हर साल 80,000 डेथ होती है इससे, तो वो कहीं ना कहीं ये एक सीरियस इशू बन जाता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं इससे, और उसमें से ठीक ठाक मोर्टेलिटी रेट है, तो वो कंट्रोल करना यहाँ पर जरूरी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके लिए नेशनल एचपीवी प्रोग्राम रन किया जा रहा है। तो इसमें जो है 9 से 14 साल की जितनी भी बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो, इसलिए उनको एचपीवी का वैक्सीन दिया जा रहा है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन इनको दिया जाएगा 9 से 14 साल वाली बच्चियों को, ठीक है। ये एक वॉलेंट्री है, यानी वो अपने मन से करा सकते हैं, कोई फोर्स्ड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उनको कराना चाहिए सो दैट उनको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी मिले। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट की जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज है, कम्युनिटी सेंटर्स है, वहां पर ये एचपीवी दिया जाता है। वैक्सीन के टाइप्स देख लेते हैं, तो इंडिया जो है 2-3 तरीके के यूज कर रहा है। पहला क्या है, इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर बनाया गया सर्वावैक वैक्सीनेशन, ठीक है, तो सर्वावैक को याद रखिएगा और गार्डासिल 4 और 9 को याद रखिएगा। ये दोनों मेडिसिन जो हैं ये सर्वाइकल कैंसर को, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्प्रेड को या उसको फैलने से रोकने के लिए हैं, ठीक है, सर्वावैक एंड गार्डासिल, ठीक है। तो ये जो है न्यूज में मतलब रहता भी है और इस पे सीधे सीधे ये पूछ भी सकते हैं।
कि किस तरीके से मतलब ये किस लिए यूज होता है, तो एचपीवी वैक्सीन के लिए। ठीक है, अब एचपीवी टाइप्स जो होते हैं वो देख लीजिए आप। पहली चीज तो ये मेडिसिन जो है, ये दोनों की दोनों क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन है। ठीक है, और ये काउंटर किसको करते हैं, एचपीवी टाइप्स 6, 11, 16 एंड 18। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से ये दोनों किसके लिए कारगर हैं, प्राइमरली 6, 11, 16 एंड 18। एचपीवी के टाइप जो है 16 और 18 ये सर्वाइकल कैंसर करते हैं। ठीक है, तो 16 और 18 सबसे ज्यादा घातक होते हैं एचपीवी वायरस। गार्डासिल 9 जो है, जैसे कि ये मैंने बताया ना, गार्डासिल 4 ये इंडिया में यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से 9 जो है वो भी वर्ल्ड वाइड यूज होता है, इंडिया में फिलहाल उस स्केल पे नहीं यूज हो रहा है। तो ये और भी ज्यादा, ये नॉन वैलेंट वैक्सीन है और ये आपको इसका ब्रॉडर प्रोटेक्शन है। ठीक है, टाइप 6 से 11 से 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 सबसे प्रोटेक्ट करता है। इन वैक्सीन का एफिशिएंसी कितना, 93 से 100%। आगे चलते हैं अब इसमें। हाँ, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए थे। खास बात यह है कि ये अभी छत्तीसगढ़ में रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया इसको। ठीक है, 25 मार्च से 3 अप्रैल, यानी कल जाके ये खत्म होगा, 3 अप्रैल को खत्म होगा ये। अभी खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल एथलीट्स के लिए है। ठीक है, इसमें जो ट्राइबल एथलीट्स होंगे सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7 मेडल कैटेगरीज हैं, ये याद रखिएगा। 7 तरीके के ही स्पोर्ट्स हैं इसमें फिलहाल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग। आर्चरी मतलब धनुष बाण चलाना। ठीक है, तो ये 7 हैं, एथलेटिक्स है, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग। अब इसमें टोटल जो 7 मेडल 7 स्पोर्ट्स हैं उसमें टोटल 338 मेडल्स होंगे। लॉन्च किसने किया है, मेनली ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉन्च जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है विद हेल्प ऑफ, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल फेडरेशन। ठीक है, और स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज। फिर इसके साथ में इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट भी है। ठीक है, 2 डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स को इंक्लूड किया गया था, मल्लखंब को और कबड्डी को। कबड्डी आप सब जानते हैं, मल्लखंब ये होता है एक, ये देखिए ये जो है ये एक पोल है यहाँ पर, और पोल पे लोग जो है जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो उसको मल्लखंब बोलते हैं। ठीक है, अब थीम क्या था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, थीम है ट्राइबल प्राइड स्पोर्टिंग ग्लोरी। ठीक है, जनजातीय गर्व खेल सम्मान। ऑफिशियल मैस्कॉट इसका क्या था, मोरवीर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जनरली जो ऑल ओवर इंडिया चलता है स्पोर्ट्स का सिलेक्शन प्रोसेस, कि एक नीचे लेवल पे फेज 1 फिर फेज 2 ऊपर जाएंगे आप। तो वैसे यहाँ पे है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पहले सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे और उसके बाद जो है नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे। कौन करवाता है, जनरली ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमिटी स्काउट्स, टीआईडीसी स्काउट जो होते हैं वही खोजते हैं टैलेंट को। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हो गई। फिर इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। ठीक है, तो जो भी लोग कंट्री के अंदर आते हैं या कंट्री से बाहर जाते हैं उनके लिए एक स्कीम आई है, IVFT स्कीम। ठीक है, ताकि इमिग्रेशन को अच्छा बनाया जा सके, वीजा प्रोसेस को स्मूथ एंड ऑटोमेटेड किया जा सके। कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है अभी। ठीक है, अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक ये चलेगा। ये एंटायर लाइफ साइकिल जो होती है ट्रैवलर्स की, यानी मैं कंट्री के बाहर गया और फिर वापस आया, तो मेरी जो भी लाइफ साइकिल होगा टोटल ट्रैवल का, वो सारा का सारा ट्रैक रखा जा सकता है। और ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है और हैसल फ्री मूवमेंट के लिए भी जरूरी है लोगों के। ठीक है, तो अब ये 2010 में लॉन्च किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में ही इसका अप्रूवल दिया गया है, मतलब आगे बढ़ाया गया है इसको मार्च 2031 तक। लीगल बेसिस क्या है इसका, तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, इसके तहत पे इसको लीगलाइज किया जा रहा है, मतलब लीगल बैकिंग दी जा रही है इस स्कीम को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, फॉरेनर्स जो कंट्री में आए उनको ट्रैक करना है, उनको रजिस्टर करना है, जिम्मेदारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाएंगे इन सब लोगों का कि एक ही जगह पे, ताकि ट्रेस किया जा सके। और कॉन्टैक्टलेस एंड फेसलेस सर्विसेज दी जाएंगी। फिर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि 13 मेजर एयरपोर्ट्स पे जो भी विश्वसनीय लोग हैं, जिनको पता है कि भाई ये क्रेडिबल लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो जैसे जैसे आप उस खेमे में आएंगे तो आपको वो इजिली क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 13 मेजर एयरपोर्ट्स हैं तो उसमें क्लियरेंस टाइम घटा दिया गया है, यानी पहले 3 मिनट अगर लगता था तो अभी 30 सेकंड में हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा है और ध्यान रखिएगा इसके बारे में।
फिर एआई से जुड़े हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया गया है यहाँ पर। एआई स्किलिंग इनिशिएटिव है, माई वेव्स स्कीम है, और एडवांस डीपीजी एंड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर इन टेलीविजन सेट्स। अब ये रिसेंटली लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया है, मिस्टर अश्वनी वैष्णव जी थे, ठीक है। अब इनिशिएटिव का मेन काम क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी को प्रमोट करना। ऑरेंज इकोनॉमी इज ए टर्म इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर ये स्कीम में ऑरेंज इकोनॉमी इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑरेंज इकोनॉमी का मेन काम क्या है? इट इज ए क्रिएटिव इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पे क्रिएटर्स होते हैं। क्रिएटर्स कहां पे, किस फील्ड में होते हैं? एनिमेशन में होते हैं, फिल्म मेकिंग में होते हैं, और ऐसे ही एसोसिएटेड बहुत सारे एआई वाले फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बताऊं तो एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग हो गया आपका, फिल्म हो गया, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेरिटेज बेस्ड क्राफ्ट, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। अब एआई स्किलिंग इनिशिएटिव को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने दिया है, मैंने बता ही दिया आपको। 15,000 के करीब लोगों को ट्रेन किया जाएगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज है। एम इसका मेनली क्या है कि भाई एआई कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, किस फील्ड में? ऑरेंज इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, उसी फील्ड में। माई वेव्स क्या है यहाँ पर? ये सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म है। एआई स्किलिंग में तो एआई को स्किल किया जा रहा है ऑरेंज इकोनॉमी के लिए। माई वेव्स में आप डिजिटल कंटेंट जो है, मैं एज ए नॉर्मल यूजर मैं अपना कंटेंट डालना चाहूं तो यूट्यूब शुड नॉट ओनली बी द सोल प्लेस, ठीक है। और भी जगह डाल सको तो उसको प्रमोट करने के लिए सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म ऑन वेव्स ओटीटी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब हम अपना कंटेंट डाल सकें। एंड ये किसके साथ में होगा? दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन का जैसे अपना चलता है क्रिएटर्स कॉर्नर इनिशिएटिव, तो याद रखिएगा क्रिएटर्स कॉर्नर इनिशिएटिव दूरदर्शन का, ये गवर्नमेंट की चीज है, हो सकता है पूछ लें, ठीक है। और ये माई वेव्स रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब इसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा, बता दिया मैंने। इसमें फॉर्मेट जो है मल्टीपल सपोर्ट करता है। ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट्स क्या है? शॉर्ट वीडियो, वर्टिकल वीडियोस, एपिसोडिक कंटेंट। हमको पूरा पूरा ड्रामा बनाना है, ठीक है, धारावाहिक बनाना है, सीरियल बनाना है, तो इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारी सपोर्ट करेगा। एडवांस डीपीजीएन इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर, नए तरीके के टेलीविजन सेट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसमें आपको सेट टॉप बॉक्स अलग से नहीं चाहिए, आप सीधे उसके अंदर इनबिल्ट कैटेगरीज होंगी, कैपेसिटीज होंगी, तो वो आप सीधे वहां से चैनल देख सकते हैं, डीडी के फ्री डिश चैनल्स को, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0, ठीक है। पहली चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है ताकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको हम क्रेडिट फ्लो दे सकें। किस तरीके से देंगे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जनरली बैंक्स जो हैं पैसे नहीं देते हैं, मतलब देते हैं लेकिन उस कैटेगरी पे रखते हैं कि भैया रिस्की होगा तो जल्दी नहीं देंगे। तो ये स्कीम क्या करने वाली है? बैंक्स को कवरेज देगी, बैंक्स को सपोर्ट करेगी, ताकि आप पैसे दीजिए, आपका पैसा डूबेगा, अगर बैंक का डूबेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, यानी गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट करेगी, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ताकि वो जो स्मॉल बोरोवर्स हैं यहां पर उनको मदद किया जा सके। कब लॉन्च किया गया है ये 2.0? ये लॉन्च हुआ है मार्च 2026 में ही, ठीक है, अभी हार्डली कुछ टाइम पहले। नोडल डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। मैनेज कौन कर रहा है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो की फीचर्स हैं इसके स्कीम के, ठीक है, तो ये स्मॉल बोरोवर जो होंगे, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे नए हो, उनको जो भी आरबीआई की माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन में, रेगुलेटरी डेफिनेशन में जो भी माइक्रो फाइनेंस वाले लोग हैं उनको ये सपोर्ट करेगा, वही एलिजिबल होंगे। गारंटी कवरेज कितने तक है? अगर आपका स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो आपको 80% तक कवरेज दिया जाएगा, मीडियम पे हो 75%, और लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो तो 70%, ठीक है। इस तरीके से रहने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं, इससे सवाल जरूर पूछा जा सकता है। पहली चीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, आपको पता होगा इसका मेन काम क्या है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड नेशनल पेंशन सिस्टम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 6 डिपार्टमेंट्स के बारे में, और 6 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसलिए ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं क्योंकि सबके रोल अलग अलग होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रोल अलग होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलग होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अलग होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज अलग है, ठीक है। की इनिशिएटिव्स जो है इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, पहला प्रधानमंत्री जनधन योजना। थोड़ा सा बेसिक ब्रीफिंग कर देते हैं कि पुरानी स्कीम्स हैं लेकिन आपके मेमोरी में रहना चाहिए। जनधन योजना अगस्त 2024 में लॉन्च की गई थी। इंपॉर्टेंट पहलू इसका यह कि ओनली 8.5% अकाउंट्स हैव जीरो बैलेंस,
यानी 10% से भी कम अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें अभी बैलेंस जीरो हो रखा है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था और ऐसी ही तीनों स्कीम्स 9 मई को ही लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये मेनली क्या काम करता है, तो एक्सीडेंटल कवर देता है 2 लाख रुपए तक का, जो 18 से 70 साल के बीच के लोग होंगे, और प्रीमियम उनको हर साल खाली 70 रुपए ही देना है। यानी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप 18 से 70 साल के बीच के हैं अगर, ठीक है, तो आप सिर्फ मात्र साल के 20 रुपए के प्रीमियम पे 2 लाख तक का एक्सीडेंटल कवरेज ले सकते हैं। ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, लार्ज स्केल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपको 2 लाख पूरा मिलता है। अगर छोटा चोट लगता है आपको तो 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, वो यहां लिखने लायक नहीं था तो मैंने लिखा नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अब ये भी मई 2015 में लॉन्च हुआ है, 18 से 50 साल के लोगों के लिए। ठीक है, जीवन ज्योति 18 से 50 के लिए है, ऊपर वाला 18 से 70 के लिए था। इसमें भी 2 लाख दिया जाएगा इनकेस आपकी डेथ हो जाती है। प्रीमियम अमाउंट कितना है इसका, 436 रुपए है। ठीक है, टर्म क्या है, 1 साल के लिए 436 रुपए आप देंगे। खुदा ना खास्ता उसी साल में आपकी मृत्यु हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो 2 लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे। ठीक है, और ये इट कैन बी रिन्यूड एवरी ईयर टिल द एज ऑफ 55 ईयर्स। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। अटल पेंशन योजना मई 2015 में लॉन्च किया गया था। 1000 से 5000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000, 4000, 5000। अगर आप 60 साल हो गए हैं, 60 साल के ऊपर हो गए हैं, ठीक है, तो आपको पेंशन दी जाएगी गिवन कि आपने अटल पेंशन योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा रखा हो और आप एनुअली प्रीमियम भी भरते रहे हो। तो पेंशन योजना के तहत आपको 1000 से 5000 बुढ़ापे में मिलेंगे। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज फैसला लोगे तो बुढ़ापे में थोड़ा बहुत सहायता हो जाता है इससे। ठीक है, 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए, आप परचून की दुकान चलाते हैं, आप नॉर्मल कारपेंटर का काम है आपका या कैसा भी काम है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में अगर इनफॉर्मल सेक्टर में आप आ रहे हैं तो वहां पर आप अगर वर्कर हैं तो आपके लिए ये 5000 की रकम भी इन फ्यूचर अच्छी हो जाएगी, जरूरी हो जाएगी और काम आएगी। ठीक है, अभी छोटा छोटा अमाउंट डाल के अगर आप अटल पेंशन योजना के बेनिफिशियरी बनते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने लॉन्च की। ये सब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की स्कीम है, तो कभी इन स्कीम्स के साथ ये पीछे लिख देना कि किसने लॉन्च किया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लिख देगा, गलत हो जाएगा। रेवेन्यू गलत हो जाएगा, दीपम गलत हो जाएगा। ठीक है, यही सही होगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। 1 करोड़ तक का सहायता इसमें दिया जाएगा। न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम ये 2025-26 के बजट के थ्रू लाई गई थी और इसमें जो है 2 करोड़ तक का प्रोविजन है। टर्म लोन 2 करोड़ तक दिया जाएगा फॉर 5 लाख वुमेन SC ST फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। आपने पहली बार कोई धंधा चालू करने का सोचा है, आप बिल्ड करना चाहते हैं, आप SC ST वुमेन हैं, तो आपको जो है ऐसे 5 लाख लोगों को टारगेट करके 2 करोड़ तक की सहायता राशि दी जाएगी। न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम काइंड ऑफ स्टैंड अप इंडिया का ही अपग्रेडेड वर्जन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, ये अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ऊपर वाली देखिए इस मई में की गई थी, उसके जस्ट पहले अप्रैल में मुद्रा योजना आई थी। इसमें शिशु 50,000 तक के लोन है। कैटेगरीज हैं कि लोन कितने कितने दिए जाएंगे। शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी। ठीक है, किशोर में कितना है 50,000 से 5 लाख, तरुण कैटेगरी है 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस जो है आपकी वो 10 लाख से 20 लाख तक दिया जाएगा अगर आपने तरुण का लोन लिया है और वापस चुका भी दिया है। यानी आपने भरोसा जताया है कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं क्रिएट करेंगे, आप भागेंगे नहीं, तो आपको और ज्यादा गवर्नमेंट सहायता करेगी। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ही लॉन्च किया था। सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। एनपीएस वात्सल्य में क्या होता है, माइनर जो है यानी 18 साल से कम उम्र के लोग हैं तो उनका अकाउंट कौन खुलवा सकता है, उनका अकाउंट उनके गार्जियन माता पिता खुलवा सकते हैं। ठीक है, वो जब अकाउंट खुलवाएंगे तो बेनिफिशियरी तो माइनर ही रहेगा। और एनपीएस वात्सल्य में क्या होगा कि 18 साल तक वो पैसा कौन देगा, गार्जियन करेंगे, ऑपरेट अकाउंट को गार्जियन करेंगे, लेकिन जैसे ही आप 18 साल और उसके ऊपर होंगे तो आप खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा। साल में कम से कम 1000 रुपए इसमें देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीमियम जो है आप भरेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए। तो वात्सल्य मतलब बच्चा छोटा, और तो इसलिए एनपीएस वात्सल्य 18 के नीचे के लिए। एनपीएस नॉर्मल नेशनल पेंशन सिस्टम नॉर्मल जो है पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो वो जो है वो 18 साल के बाद एनपीएस हो जाएगा। लास्ट स्कीम जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस की, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, तो ये मैंने अभी डिस्कस किया है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 डिपार्टमेंट है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका मेन काम क्या है, यूनियन बजट को प्रिपेयर करना। तो कल को अगर स्टेटमेंट ऐसा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रिपेयर्स द यूनियन बजट ऑफ इंडिया,
ठीक है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि यूनियन बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। पेपर में ये तो जिक्र होगा नहीं, अगर कोई और डिपार्टमेंट लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई हाँ फाइनेंशियल सर्विसेज है तो हो सकता है बजट को कर ही रहे हो। तो इट इज बेटर यू शुड अंडरस्टैंड कि ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है। नोडल एजेंसी मेनली ये इकोनॉमिक अफेयर्स किस लिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कंट्री की डिसाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मेनली इसका मेन काम वही है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करना, ऑडिट्स को हैंडल करना। एक्सपेंडिचर वाला है सेंट्रल अकाउंट्स को देखना, ठीक है, कि कहां खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो एफिशिएंसी इंश्योर करी जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। एसएनए स्पर्श मॉड्यूल भी यही रन करता है, ठीक है, इंप्लीमेंट करता है। सिंगल नोडल एजेंसी फॉर स्पर्श मॉडल टू एंश्योर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड्स। एसएनए स्पर्श मॉडल या मॉड्यूल का क्या काम है, इसका काम है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम रिलीज ऑफ डिसबर्समेंट टू फाइनल बेनिफिशियरी। पैसा सरकार से निकला है फाइनल बेनिफिशियरी तक पहुंचे, वो देखता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। किसके माध्यम से, एसएनए स्पर्श मॉड्यूल। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। पहला क्या है इसके अंदर कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस को देखता है, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी इसके तहत आता है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू के तहत। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, CEIB, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितना आप देख रहे हैं ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन भी इसी के तहत आता है, NDPS एक्ट 1985 का ये देखते हैं। फिर आईगॉट कर्मयोगी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स जो की जाती है, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है और कोई डिपार्टमेंट नहीं करता है। फिर फेसलेस असेसमेंट आपको पता ही होगा कि अभी जो लार्ज स्केल रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो भी इसी के तहत है। दीपम करके जो डिपार्टमेंट है ये स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करता है, ये आपको पता होगा, कॉमन नॉलेज होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है ये मेनली क्या देखता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSUs जो होती हैं उसको देखता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs, ठीक है, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये देख लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते रहे हैं कि फ्री लीगल एड यूपीएससी ने पहले प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि इनमें से किन किन लोगों को जो है फ्री लीगल एड दी जा सकती है, जिसका प्रावधान DPSPs में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसी तरीके से इसके लिए भी कौन कौन लोग एलिजिबल हैं ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो अंडर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स MSMEs कौन कौन बोरोवर्स हो सकते हैं, तो MSMEs विद वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शुड नॉट बी हैविंग एन NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होना चाहिए किसी भी लेंडर के साथ में। मिनिमम कॉस्ट जो उनके इक्विपमेंट या मशीनरी की होगी वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 65% होना चाहिए। और सर्विस सेक्टर MSMEs भी इसमें इंक्लूडेड है, हो सकता है यही लिख दें कि सर्विस सेक्टर्स नहीं, ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की MSMEs इंक्लूडेड है, तो भैया ये सर्विसेज सेक्टर भी इसके अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 14 मतलब 14th एडिशन, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज एंड अदिति चैलेंज, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो उसके बारे में देख लेते हैं, मतलब उसका अपग्रेडेड वर्जन या रिसेंट वाला एडिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया, रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया है। कहां पर, नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026। ये भी रिसेंटली 19 मार्च से 20 मार्च में हुआ था, दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुआ था, और इसका मेन फोकस क्या था, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज क्या है, ठीक है। DISC 14 क्या है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। ये पहली बार लॉन्च कब हुआ था, अगस्त 2018 में, बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस अटल इनोवेशन मिशन, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। 14th एडिशन अभी 2026 में हुआ है। किसके अंदर काम करता है, आईडेक्स फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। मेन काम क्या है, आत्मनिर्भरता पाना, यानी इंडिया के स्टार्टअप्स को, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना, ठीक है। अदिति का मेन फुल फॉर्म क्या है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स, ठीक है। तो आईडेक्स के माध्यम से जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है उसको सपोर्ट करना, तो ये सब स्कीम है अगेन आईडेक्स फ्रेमवर्क के तहत। और इसमें मेन काम क्या है, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना। पहली बार लॉन्च कब किया गया था, अदिति स्कीम को या अदिति चैलेंज को आईडेक्स फ्रेमवर्क के तहत मार्च 2024 में, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया था इसको। अभी 4th एडिशन अदिति 4.0 आ रखा है 2026 में, और इसको मॉनिटर कौन करता है, तो मॉनिटर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, DIO बोर्ड, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड,
हेड कौन करता है इसको? सेक्रेटरी हेड करते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसके सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। की फीचर जो है अदिति स्कीम के, ये क्या है, इसमें ग्रांट जो है ये दी जाएगी 50% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट और मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 करोड़। ठीक है। फोकस एरिया इसका क्या है? मेनली सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर टेक्नोलॉजीज, क्वांटम, एआई एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो इसका फोकस रहते हैं थ्रू आउट। ठीक है। आईडेक्स स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 2021 में लाई गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आईडेक्स फ्रेमवर्क याद रखिएगा, कब लाया गया है? 2021 में लाया गया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर वीबीजीआरजी यूथ डिजिटल कैंपेन। ठीक है, वीबीजी रैम जो अभी न्यूज में था हाल फिलहाल में, तो उसी का एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं लॉन्च किया हुआ है रूरल यूथ के पार्टिसिपेशन को लेकर, ताकि रूरल यूथ है जो गांव का लड़का है, छोरा है, वो अपने गांव की उपलब्धियां गिना सके। ठीक है, क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके गांव में, वो वीडियो के माध्यम से, भाई रील आपने बनाई अपलोड कर दी कि भाई हमारे गांव में ये कुआं खोदा गया है, या हमारे यहाँ पे ये बागवानी इस तरीके से की जा रही है, या रोड बनाई गई है, या चक रोड बनाई गई है। तो जो भी प्रोग्रेस हो रहा है आपके गांव में वो आप जो है अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, तो वीबीआर डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया गया है कि युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि आप ऐसा करिए। ठीक है, बेनिफिशियरीज कौन होंगे? जनरली 15 साल से 19 साल के लोग। ठीक है, जो भी यूथ हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो इस पे अपलोड कर सकते हैं। किस पे? माई भारत और माई गो पोर्टल्स पे जाके। ठीक है। कंपटीशन में क्या किया जाएगा? वीडियो चैलेंज डाला जाएगा, लोगो डिजाइन कंपटीशन है। ठीक है, वीडियो चैलेंज में मेनली 30 से 60 सेकंड की आप रील बनाओगे और डेवलपमेंट वर्क बताओगे अपने एरिया का, अपने गांव का। फिर ये जो वीबी राम जी एक्ट है 2025 का, फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। तो ये जो वीबीजी राम जी एक्ट है आपका 2025 का, इसके बारे में प्रोविजन जान लीजिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। पहला क्या है? 125 दिन का काम दिया जाएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मनरेगा में क्या था? 100 डेज का था। वीबीजी राम जी ने मनरेगा एक्ट को रिप्लेस कर दिया है, यानी कि मनरेगा की जगह पे अब ये आ गया है। पहले 100 दिन हुआ करते थे, अभी 125 दिन है। पहले क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली कौन सी चीजों को डेवलप किया जाएगा। अब 4 प्रायोरिटी एरियाज दे दिए गए हैं: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स, क्लाइमेट रेजिलियंस। ये रट लीजिएगा क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले कि वीबी राम जी एक्ट के तहत जो है कौन से 4 प्रॉपर्ली डिफाइंड फोकस एरियाज हैं। ठीक है, लाइवलीहुड है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सिक्योरिटी है। तो इससे जुड़े हुए ही काम प्राइमरली उसमें किए जाएंगे। फंडिंग जो है, फंडिंग क्या है? नॉर्मल अगर स्टेट्स हैं तो उसमें वेजेस जो दी जाएंगी वो 60:40 के रेशियो में होंगी। ठीक है, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% वो स्टेट देगा जहां पे काम हो रहा है। ठीक है, अगर ये स्पेशल कैटेगरी के रीजन्स हैं, ठीक है, तो उसमें 90:10, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्पेशल कैटेगरी रीजन यानी कि फॉर एग्जाम्पल हिली रीजन आपके, ठीक है, जो ऊपर आप लद्दाख वाला रीजन से ले सकते हैं, तो जितना भी हिली एरिया है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए आपके, तो ये सारे का सारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो इस तरीके के रीजन में सपोर्ट गवर्नमेंट ज्यादा करेगी। स्टैट्यूटरी पॉज प्रोविजन भी एक इसके अंदर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्टेट्स नोटिफाई कर सकते हैं कि इन फुल 1 ईयर यानी 365 दिन जिसको हम बोलते हैं, उसमें से कौन से 60 दिन ऐसे होंगे जब वो काम नहीं करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उसका बर्डन उनके ऊपर नहीं होगा, वो पहले से इसमें बता सकते हैं। दे कैन नोटिफाई अप टू 60 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर व्हेन वर्क विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है आपकी 2026-27 से लॉन्च करके 2030-31 तक जाएगी। ठीक है, कब लॉन्च की गई है, अप्रूव की गई है कैबिनेट के द्वारा? मार्च 18, 2026 को। कितना पैसा दिया जा रहा है? लगभग 2,500 करोड़। ठीक है, 2,584 करोड़। इसके अंदर टोटल टारगेट कितना है? टारगेट अगर आप देखोगे तो ये 2500 मेगावाट यहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, 2500 ये 1500 सॉरी 1500 मेगावाट है, नॉट 2500, 1500 मेगावाट। ठीक है, 1500 मेगावाट इंस्टॉल किया जाएगा स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया। अब स्मॉल हाइड्रो पावर जो होता है वो कितना होता है? वो 1 मेगावाट से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि 1 मेगावाट से 25 मेगावाट तक जाता है, यानी कि कोई भी प्लांट अगर 25 मेगावाट के ऊपर चला जाता है तो वो लार्ज की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, अब इसकी नोडल मिनिस्ट्री देख लेते हैं। तो नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर लार्ज हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, लार्जर प्रोजेक्ट्स है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा अंतर है, सवाल आ सकता है इस पे प्रीलिम्स में। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसा है?
वही है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो उनको लगभग 3.6 करोड़ पर मेगावाट का असिस्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि 1 मेगावाट पे ठीक ठाक खर्चा आता है, तो उसमें से अराउंड 3.6 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, और या फिर जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसका 30% दे देंगे लोग, ठीक है। लेकिन 30% का भी ये मतलब हो गया कि भाई मैक्सिमम 30 करोड़ ही देंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को या बॉर्डर को, अगर वो प्रोजेक्ट है, हो सकता है प्रोजेक्ट कितने का भी हो, लेकिन मैक्सिमम 30 करोड़ तक देंगे, या जो प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होगी वो 30% उसका दे देंगे, और पर मेगावाट की रेट इन्होंने फिक्स कर दी है 3.6 करोड़। ऐसे ही जनरल स्टेट्स के लिए जो है 2.4 करोड़ पर मेगावाट है, ये 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, कैप्ड एट 20 करोड़ पर प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज। समृद्ध ग्राम जो है उसमें क्या करने की कोशिश की जा रही है, समृद्ध ग्राम यानी कि विलेज जो है वो प्रॉस्पेरस बने हमारे। कैसे बन सकते हैं, अगर सर्विसेज गांवों तक पहुंचाई जा सके। अब सर्विसेज पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो समृद्ध ग्राम में फिजिकल असेट्स तो हैं, गांव के अंदर असेट होते हैं, जमीन है, पंचायत भवन है, लेकिन उसमें सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाए उसके लिए टेक्नोलॉजी लेके जाना पड़ेगा। तो फिजिटल सर्विसेज कर दी गई हैं। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। तो इसके तहत फिजिकल और डिजिटल को जोड़ा जा रहा है ताकि डिलीवर किया जा सके सिटीजन सर्विसेज को रूरल एरियाज में। कौन लॉन्च कर रहा है या इंप्लीमेंट कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर पहलू है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। ये भारत नेट ब्रॉडबैंड फैसिलिटी का यूज करने वाले हैं, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, टू इंप्लीमेंट समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज, ठीक है। ये वन स्टॉप सेंटर होगा, यानी समृद्धि केंद्र एक खोला जाएगा। ये देख लीजिए, समृद्धि केंद्र जो है, हर एक विलेज में एक समृद्धि केंद्र होगा जो कि वन स्टॉप इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस सेंटर होगा। इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके की सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चरल एडवाइजरी, इस तरीके से जुड़े हुए जितनी भी चीजें, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब इसमें दिया जाएगा। समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये याद रखिएगा। सुजल गांव आईडी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने लॉन्च किया है, सुजल गांव, ठीक है, यानी साफ पानी वाला गांव, ठीक। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, सुजल गांव आईडी को, अंडर जल जीवन मिशन। मेन काम क्या है, रियल टाइम में हम डिजिटल मैपिंग कर सकें रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई की। क्यों लॉन्च किया गया है, मेनली दिमाग में आया होगा, हाल फिलहाल में ही राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ, कई इंजीनियर्स पकड़े गए, कई ठेकेदार पकड़े गए, तो उससे से समझ में आया गवर्नमेंट को कि भाई इसकी मैपिंग भी करो तभी अकाउंटेबिलिटी आएगी, वरना लोग फोटो तो लगा देंगे कि रूरल वाटर सप्लाई दे दी गई है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर इंप्रूव करने की बात इसमें वापस से किया गया, ठीक है, सुजल गांव आईडी लाई गई है। वैसे ओवरऑल ये पहली बार कब लाया गया था, 2019 में, लेकिन इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है अब, ठीक है। सुजल गांव आईडी जो है वही यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड बनाएगा हर एक वाटर सप्लाई स्कीम का। इसके अंदर दो तरीके की आईडीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी, सर्विस एरिया आईडी। इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी का काम क्या होगा, फिजिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, जैसे कि पाइप, पानी वाला पाइप कहां से जा रहा है, पंप, वाटर पंप कहां पे लगा हुआ है, और बाकी के वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस आईडी यानी कि वो घरों को देखेगा, गांवों को देखेगा जो कि कवर किए गए हैं इस स्कीम के तहत। कौन से स्कीम, जल जीवन मिशन, कि पानी कहां तक पहुंचाया गया है, किनको किनको सुविधाएं मिल रही हैं। सुजलम भारत एप्लीकेशन एक है इसमें, तो ये लिंक किया जा रहा है सुजल गांव आईडी को सुजलम भारत आईडी से, ठीक है। सुजलम भारत एप्लीकेशन जो है ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। ये मेनली काम क्या कर रहा है, जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, जो भी स्कीम डिजाइन हैं, असेट्स हैं, वो सारे के सारे को ट्रेस कर रहा है पूरे भारत में। उसमें भी अंदर का एक पहलू हो जाता है जल जीवन मिशन की, गांवों में जहां जहां पानी दिया जा रहा है, तो ये दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है सुजलम भारत आईडी को सुजल गांव आईडी के साथ में, ठीक है। इसमें वाटर क्वालिटी रिपोर्ट्स, सप्लाई मैट्रिक्स एंड कम्युनिटी फीडबैक, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसी के साथ जो है हम आज का लेक्चर अपना यहाँ पर खत्म करते हैं, और होप कुछ लर्न किया होगा आपने, किसी तरीके से पेपर में हो सकता है मदद मिल जाए आपको इस लेक्चर से, तो इसलिए लर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और लेक्चर से कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, तो प्लीज इसको प्रमोट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।